वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले क्लास 10th वालों का ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा रहेगा? थर्ड रहेगा। ओके जी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लैंगिक जनन, वो भी किसमें? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं, एक पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और दूसरा होता है मनुष्यों में लैंगिक जनन। ओके जी। तो चलिए अपने समय आप जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए कि लैंगिक जनन है क्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। इसमें टू कैरेक्टर आर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें दो लोगों की जरूरत होती है, और वो भी टू कैरेक्टर आर डिफरेंट। ओके जी। ऐसा नहीं कि मेल मेल में ही ले लिया, अरे भाई ऐसा नहीं। इसमें दो लोगों की जरूरत होगी, एक नर और एक मादा, मतलब एक मेल और एक फीमेल। तो ये दो युग्मकों से मिलकर एक नई संतान की उत्पत्ति होगी, जिसे हम लोग युग्मनज बोलेंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। समझ में आया तो यस लिखिए। ठीक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रजनन की वह प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? लिखते रहिए और साथ में लर्न भी करते रहिए कि प्रजनन की वह प्रक्रिया, प्रजनन मतलब बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। ओके जी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो युग्मकों से, ध्यान दीजिएगा कि दो युग्मकों मतलब कौन कौन से? एक नर और एक मादा की प्रजनन की वह प्रक्रिया जब दो युग्मकों से एक नई संतान युग्मनज की उत्पत्ति होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। ओके जी। तो आप लोग लिख लीजिए कि प्रजनन की वह जिसमें दो युग्मकों के, ध्यान दीजिएगा, दो युग्मकों को, देखिए हम लोग क्या, देखिए डिफिनेशन पे ध्यान दीजिए और इसे रिलेटेड करिएगा। ओके जी, एनालिसिस कीजिएगा। दो युग्मकों से, और युग्मकों में कौन से हमारे रहेंगे? एक कोष्टक में लिख लीजिए नर व मादा। ओके जी। दो युग्मकों के मिलने से उत्पन्न नई संतान को हम लोग क्या बोलते हैं? जब दो युग्मकों से मिलने से एक नई संतान, जिसको हम लोग नई संतान की, मतलब किसकी? युग्मनज की क्या होती है? उत्पत्ति हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ओके जी। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब जो हमारा हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आखिर जो पुष्पी पादप होते हैं वो लोग कैसे जनन करते हैं? इसमें भी तो टू कैरेक्टर पाए जाते हैं, क्योंकि पुष्प में देखिए, पुष्प का जो लैंगिक जनन होता है वो जो मेन पार्ट रहता है वो पुष्प ही रहता है, क्योंकि पुष्प ही क्या रहते हैं? उसके स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला सब एक ही में रहते हैं, जिसे हम लोग नर जनन, ठीक है, उसका जो स्त्री केसर और पुंग केसर भी उसे बोलते हैं, सब क्या रहता है? एक पुष्प में ही रहता है। इसी को हम लोग अब डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अब हमारा जो हेडिंग रहेगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ध्यान दीजिएगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब देखिए, ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूं, इसे आपको मैं इजी वे में समझा देता हूं कि इसके डिफिनेशन में लिख लूंगा, जहां आपको क्या हो, हमें जो बताने में जो हमारा समय जो जाएगा वो कम लगे। ओके जी। तो समझिए पहले ये क्या है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वो अपना लैंगिक जनन कैसे करते हैं? देखिए, पुष्पी पादपों का सबसे मुख्य जो पार्ट होता है वो उसका पुष्प ही होता है। क्यों?
क्योंकि उसपे जो क्या रहते हैं, कैलिक्स भी रहता है, कोरोला भी रहता है, स्टिग्मा भी रहता है, स्टाइल भी रहता है। मतलब पुंकेसर, वर्तिकाग्र, ठीक है, बाह्य दल पुंज सब एक ही में रहते हैं। तो उसके कुछ पार्ट को हम लोग स्त्री केसर मतलब मादा जनन उस अंग हो जाएगा, और जिसे हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं वो क्या रहता है, वो पुरुष का पार्ट रहता है जिसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। ओके जी, तो ये दोनों पार्ट उसी में क्या रहते हैं, एक ही पुष्प में रहते हैं। तो वो लोग आपस में क्या कर सकते हैं, वो आपस में भी निषेचन कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके जी, तो उससे जो जर्मिनेट एक नया प्लांट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पी पादपों पे लैंगिक जनन। तो चलिए मैं इसकी डिफिनेशन को लिख लेता हूँ और आपको डिटेल में एनालिसिस कराता हूँ। तो चलिए शुरू करें। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो पुष्पी पादपों में जो हमारा लैंगिक जनन था उसे हम लोग साइंस की भाषा में कैसे लिखेंगे उसे देखते हैं, और उसकी मैंने परिभाषा डिफिनेशन को, आप वो क्या होता है, कैसे जनन करता है, मैंने आपको ये बता भी दिया है। तो जो मैं बताया हूं, जब मैं डिफिनेशन को कराऊंगा तो उसको भी आप अच्छे से रिलेट कीजिएगा, बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उसका रहता है होता है, उसका जो मुख्य अंग है, जो मेन पार्ट है, उसका क्या होता है, पुष्प ही होता है। ध्यान दीजिएगा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो मुख्य अंग है वो क्या है, पुष्प ही है, क्योंकि उसमें सब क्रियाएं होती हैं। अब देखिए तो क्या कर रहा है, उसके बाद उसके विभिन्न अंग, जैसे क्या हो गया, पुमंग पुंकेसर, इसमें 3 चीजें आती है, स्टिग्मा, स्टाइल और एक चीज आता है, ओके जी, फिलामेंट जिसे बोलते हैं, तंतु। इसमें 3 चीजों को मिला के हमारा क्या बनता है, पुंकेसर बनता है, जो एक मेल पार्ट है पुष्प का। ओके जी, और देखिए जो स्त्री केसर होता है इसमें भी 3 चीजें आती हैं। देखिए यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला, जिसे हम लोग गाइनोसियम भी बोलते हैं, इसे हम लोग स्टामिन बोल रहे हैं उसके पुंकेसर को। ओके जी, आदि क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आदि विभिन्न पार्ट, ये सब क्या किसके, पुष्प के हैं। तो चलिए अब हम लोग एक पुष्प का एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हुए उसको डिटेल में और उसके एक एक पार्ट को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने परिभाषा भी समझ लिया है और इसके पार्ट को भी समझा है, लेकिन अभी पहचाना नहीं है कि कौन सा पार्ट कौन कौन से इसके होते हैं, उसका नाम क्या है। तो मैंने एक पुष्प को ले लिया है, तो मैं इसे डिटेल में एनालिसिस आपको कराता हूँ। साथ में मैंने एक फिगर को एक ऐसा बना दिया है, थोड़ा सा कमल की तरह लग रहा है, बट बुढ़ा मानिएगा आप लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए पुष्पी पादपों में जी इसके जो पुंकेसर और स्त्री केसर को ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं कैमरे को पास लेके आ रहा हूँ, ठीक। देखिए ये जो होते हैं, इसकी जो ये पत्तियां जो रहती हैं रेड कलर से आकार से, जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, ये इसके दलपुंज वगैरह होते हैं। ये देखिए बाह्य दलपुंज, और ये ग्रीन वाला दलपुंज जो इसको प्रोटेक्शन और सपोर्ट का कार्य करता है। और देखिए इसकी जो ये देखिएगा, इसका जो ये मेन वाला है, ध्यान दीजिएगा, इसका ये मेन वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, ठीक। और इसी तंतु पे क्या रहते हैं, ये देखिए, ये जो उभरे उभरे हैं 5 होते हैं। देखिए 5 यहाँ पे देख रहे हैं, आई होप कि मेरा कैमरा आपको एनालिसिस करा पा रहा होगा। देखिए 5 तो दिख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, पराग कोष होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। और इन तीनों पार्ट को ध्यान दीजिएगा, और इन तीनों पार्ट को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डंडा जो दिखता है ये मेल पार्ट रहता है इसका, और इसके पीछे और इसमें जो ये लगे हैं ये सारे क्या है, स्त्री पार्ट है। मतलब स्त्री, सॉरी, स्त्री का पार्ट बोलने का मतलब ये है कि ये स्त्री केसर है, जो एक मादा जनन का पार्ट होता है पुष्प का। ओके, तो ये देखिए जो इसके ये रहते हैं, इसका ये देखिए जो वर्तिकाग्र है, और इसका ये जो रहता है पूरा इसके अंडर की साइड, ये हमारा क्या रहता है, वर्तिकाग्र रहता है। और इसके अंदर अगर मैं पत्तियों को निकालूं तो इसमें इसका ये जो बचता है, ये वाला जो मोटा पार्ट है, ये जो मोटा पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये हमारे क्या होते हैं, अंडाशय होता है। और अंडाशय में ही क्या रहते हैं, बीजाणु रहते हैं, स्पोर होते हैं। ओके जी, तो आई होप आपको पूरा ये डिटेल में एनालिसिस आप लोग इसे कर पाए होंगे कि ये देखिए कि ये जो क्या है, बाह्य दलपुंज है, इसके ऊपर जो ये 5 निकले रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। और परागकोश के अंदर ही हमारा परागकण होता है, जो ये तंतु, ये जो फिलामेंट है, जो इसको हमें पकड़ के रखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। और इन तीनों पार्ट को पुंकेसर बोलते हैं, जो क्या है, जो एक क्या है, नर जनन तंत्र है। ओके जी, और इसके अंदर जो, अगर मैं इसको ऐसे फाड़ू तो अब आप लोग देखिएगा, इसके अंदर ये जो क्या रहता है, वर्तिकाग्र रहता है, और इस वर्तिका के अंदर क्या रहते हैं, वर्तिका रहते हैं। फिर इसके ऊपर जो अंदर की तरफ व्हाइट से जो आपको दिख रहा है, ये क्या रहता है, अंडाशय रहता है। और अंडाशय के अंदर क्या रहते हैं, बीजाणु रहते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट फील आ गया हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, और एक हार्ट वाला इमोजी भी बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी को, और इन चारों पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। ये वाले जो चारों पार्ट हैं
ये स्त्री केसर होते हैं, और इसका जो ऊपर वाला जो शरीर पार्ट रहता है ये पुरुष का रहता है, और इसको ऊपर वाले अगर मैं इसे पकड़ लूं और ये जितने पार्ट दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे सब क्या होते हैं, स्त्री केसर होते हैं, मतलब स्त्री जन्म पार्ट होते हैं, किसके, फूल के। ठीक है, तो चलिए अब, और हाँ आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, तो अब ये जो लिखा है पुंकेसर, तो पुंकेसर बोलने का मतलब क्या है, इसकी बात कर रहा है जो ऊपर वाला था। ये देखिए जो ये ऊपर वाला था, ये जो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला पुंकेसर, ठीक, ये क्या है, नर जनन तंत्र है। ये क्या है, नर जनन तंत्र है इसका, पुष्प का नर जनन है। और ये स्त्री केसर क्या है, ये वाला जो जिसमें अंडाशय नीचे की साइड जो मैंने फाड़ा था अभी को, वो हमारे क्या रहते हैं, ये मादा जनन होते हैं, इसके मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग, और इसके क्या है, अंग। ओके जी, आई होप ये पूरा फील आपको आ गया होगा। तो अब हम लोग चलिए एक एक करके इसके पूरे पार्ट देखिए। स्त्री केसर में कितने पार्ट आए हैं, 4 पार्ट, और पुंकेसर केसर में कितने पार्ट आए हैं, 3 पार्ट। तो इसको हम लोग एक एक करके डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुंकेसर, जो किसका पार्ट है, नर जनन तंत्र का पार्ट है। इसमें क्या रहता है, एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसको क्या करता है, आइट्रेट करता है। उसी को देखिए क्या कह रहा है कि पुष्प का नर जनन तंत्र, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं, और जो क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, जो परागकण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तथा ये क्या रहते हैं, ऊपर तंतु के ऊपर, तंतु बोलने का मतलब ये देखिए, तंतु के ऊपर ये क्या रहते हैं, स्थित होते हैं। और इसमें एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जो वायु के माध्यम से क्या होते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये जहां पे जब स्त्री केसर के जब ये किसमें, वर्तिकाग्र पर जैसे ही पड़ते हैं, इसमें ये जो वर्तिकाग्र, इस पे जैसे ये लोग झर के इस पे जब जाएंगे वर्तिकाग्र पे, तो ये क्या हो जाते हैं, वहां पे चिपक जाते हैं। ये चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर आगे की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग निषेचन बोलते हैं, फिर वे होता है। ओके जी, आई होप आपको ये पूरा फील आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं स्त्री केसर पे। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने पुंकेसर, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, नर जनन तंत्र बोल रहे थे, मेल ऑर्गन्स उसका था, जो ये ऊपर वाला था। तो अब चलिए इस ऊपर वाले को छोड़ के ये 5 को पकड़ के अब जितने ये पार्ट आते हैं, इसके स्त्री केसर, फिर ये दल और ये दल पुंज को डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि क्या कह रहा है इसकी साइंस की भाषा में। तो जो स्त्री केसर होता है, ये स्त्री केसर, ठीक, स्त्री केसर होता है, क्या कह रहा है कि ये मादा जनन अंग है, इसका क्या है, फीमेल ऑर्गन है ये इसका। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, मैंने आपको बताया, वर्तिका, अरे सॉरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखिए वर्तिकाग्र, और इसको जब फाड़ेंगे तो इसके अंदर वर्तिकाग्र, और ये जो इसके अंदर रहता है अंडाशय, जिसमें क्या रहते थे, बीजाणु रहते थे। ठीक, सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, ये वाला देखिए, इसके स्पोर आ रहे हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। जो क्या होता है, चिपचिपा होता है, ये भी क्या होता है, चिपचिपा होता है। ओके जी, और इसके दूसरी वाली भाग को हम लोग क्या बोल रहे थे, वर्तिकाग्र, फिर इसके जो बीच वाले को क्या बोल रहे थे, अंडाशय बोल रहे थे। ठीक है, वही है इसमें। उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो दल पुंज होता है, ये दल पुंज जो ग्रीन ग्रीन से, जिसपे प्रोटेक्शन का कार्य करता है, ये क्या कह रहा है कि ये हरे रंग का, ध्यान दीजिएगा, ये हरे रंग का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये देखिए बाहरी चक्र, शक्तिमान वाला, सॉरी गाइस इधर देखिए, मजाक था, इधर देखिए, ठीक, चक्र होता है, जो क्या करता है, इसकी बाहरी ओर क्या होता है, स्थित होता है। देखिए सबसे बाहर है ना, बाहर ओर क्या होता है, स्थित होता है, तथा पुष्प की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, क्या कहता है, रक्षा करता है। ओके जी, और उसके बाद अब देखिए दल पुंज, दल पुंज मतलब ये वाला, जो ये वाला इसका पार्ट है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का है। देखिए क्या कह रहा है, इसकी एक इकाई को दल बोलते हैं। मतलब अगर मैं ये इसको ऐसे निकाल दूं, अब ये हमारा क्या होगा, एक इकाई होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे। और इसको ढेर सारी इकाई को क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। ये जो पूरा ढेर सारा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलते हैं। ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल। ओके जी, ग्रामर तो पढ़े हो ना मुझसे, हमारे प्लेलिस्ट में जाके, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा। तो अब देखिए, ठीक, अब यहां तक हो गया, दल कहते हैं। ये पुष्प का क्या होता है, रंगीन भाग होता है, कलरफुल वाला, जो बहुत ही अट्रैक्ट करता है, होता है, जो परागण में क्या होता है, सहायक होता है। अब बात आती है परागण की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो चलिए परागण क्या होता है, इसको भी इसके साथ साथ ही तो हमने पूरा पूरा डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, परागण को भी समझते हैं कि ये परागण में कैसे सहायक होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन की, मतलब परागण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, मतलब परागण क्या होता है। ओके जी, ये एक प्रकार का क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, जब किसी पुष्प का जो परागकोश रहता है, उसमें उपस्थित जो परागकण होते हैं, वो जब वक्रताग तक आते हैं, तो उसी से हमारा क्या होता है, उस तक देखिए, परागकोश का
उपस्थित पराकोष में उपस्थित परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। ध्यान पे देखिएगा, देखिए जो ये हमारा क्या है? मेल पार्ट है। इस मेल पार्ट का जो ऊपर वाला आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला देखिए 5 जो ऐसे दिख रहे हैं, ये क्या है? एक एक ये क्या होते हैं? परागकोष होते हैं। इसके अंदर परागकण होते हैं, ठीक है। अब यही जब परागकण जब झर के, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एक गड्ढा दिख रहा होगा आप लोग को, तो यही जब झर के इसके अंदर जब पराग वर्तिकाग्र, तब यही जो परागकोष है, परागकोष में उपस्थित जो इसके परागकण है, ये जब झर के इसी वर्तिकाग्र तक जब पहुंच जाते हैं, तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम फील आ गया हो तो जस्ट लिखिएगा, ठीक। ओके जी, तो देखिए साइंस की भाषा में इसे क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है कि जब किसी पुष्प के परागकोष का, देखिए ये पुष्प है, ठीक, ओ माय गॉड, तो मुरझा गया। ये देखिए जो पुष्प है, इस पे उपस्थित ये जो परागकण है, परागकोष है इसके, सॉरी परागकोष, तो ये जो इसके परागकोष है, इसमें क्या होंगे? परागकण होंगे, मेल के गैमेट्स होंगे ना। तो ये जो जो परागकोष होते हैं, इसमें उपस्थित जो परागकण होते हैं, ये क्या करते हैं? जब ये झड़कर किसी भी माध्यम, चाहे हवा के, पानी के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, कोई पक्षी के माध्यम से, जब ये इस पे, इसके नीचे साइड देखिएगा आप लोग, इसके नीचे उसके देखिए हल्का देखिए खाली सा गड्ढा सा लग रहा है, तो वही वो क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। जब इसके वर्तिकाग्र पर जब ये पहुंच जाते हैं, तब हम इसी को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। अब ये दो प्रकार से हो सकता है। इसका पहला परागण क्या है? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है पर परागण, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ओके जी, तो ये देखिए, पहले ये देखिए क्या कर रहा है साइंस की भाषा में, परागण क्या कर रहा है? जब किसी पुष्प के परागकण, सॉरी परागकोष जो रहते हैं, परागकोष में उत्पन्न जो परागकण होते हैं, जो परागकण, ओके जी, इसकी क्या हो जाए? वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, पहला स्वपरागण, दूसरा क्या है? पर परागण। ओके जी, तो स्वपरागण किसमें करेंगे? कि जब किसी पुष्प का पराग कोष में उपस्थित परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब किसी एक पुष्प का, देखिए, जब किसी एक पुष्प का किसी दूसरे पुष्प पे, इस पे उपस्थित परागकोष में परागकण जब किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि किसी दूसरे पुष्प से हो रहा है। ओके जी, पूरा फील आ गया कॉन्सेप्ट, तो जस्ट लिखिएगा। तो चलिए अब इसी को हम लोग लिख लेते हैं हिंदी में। अब आप लोग इसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने बोला आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्वपरागण, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रिया को क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। ओके जी, स्वपरागण। ओके जी, आई होप आपको पूरा फील आ गया होगा। तो अब हम लोग इसमें क्या लिखते हैं? जब किसी पुष्प का परागकण, सॉरी, जब किसी पुष्प का क्या? परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। ओके जी, कहते हैं। पूरा फी आ गया कॉन्सेप्ट, तो यस लिखिएगा। जब एक ही पुष्प का उसका जो परागकण रहेगा, इसी वर्तिकाग्र में पहुंच जाएगा, इसी को हम लोग स्वपरागण बोलेंगे। जब इस पुष्प का परागकण जब किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचेगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब पर परागण बोलेंगे। उसी पुष्प पे आ जाए तो स्वपरागण, दूसरे पुष्प से हो तो पर परागण। आई होप को पूरा फील आ गया हो, तो कमेंट में दिल बना दीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम फील आ गया होगा। तो कल मिलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक में। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और पढ़ाई लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।